हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया है। उस स्कीम का नाम क्या है? चिराग स्कीम। चिराग स्कीम की बात करें तो ये किसके लिए लॉन्च हुआ है? ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए खास करके ये लॉन्च किया गया है। सबसे पहले तो जानते हैं चिराग का जो फुल फॉर्म क्या है, वो देखते हैं। चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट, इस चिराग का पूरा फुल फॉर्म हुआ। अब इस चिराग स्कीम के तहत गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके अगर पेरेंट्स की जो एनुअल वेरीफाइड इनकम, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके एनुअल इनकम अगर 1.8 लाख से कम होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में एनरोल करा सकते हैं। क्लास 2 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे। इसमें क्या करेगी, अगर मान लेते हैं कि कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है सेकंड से लेकर के 12 तक, अगर उसके पेरेंट्स की इनकम अगर 1.8 लाख से कम है, तो वो क्या स्विच कर सकता है। डेट मीन्स वो गवर्नमेंट स्कूल में है अभी, वो किस में जा सकता है, प्राइवेट स्कूल में जाके अपना एडमिशन करा सकता है। तो इसके लिए सरकार उल्टे में क्या करेगी, डेट मीन्स अगर सेकेंड से लेकर 5 तक के बच्चे, क्लास 2 से लेकर के क्लास 5वीं तक के बच्चों को सरकार क्या करेगी, 700 रुपया पर स्टूडेंट देगी। ये क्या होगा, रीइम्बर्स किया जाएगा। डेट मीन्स ये पैसा ये स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, ये जिस स्कूल में वो, जिस प्राइवेट स्कूल में वो एडमिशन कराएगा, वहाँ पे सरकार उस प्राइवेट स्कूल में रीइम्बर्स कर देगी। दैट मीन्स पैसा वहाँ पे करेगी। अगर क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चे अगर सरकारी स्कूल से अगर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो सरकार उन प्राइवेट स्कूल को कितना देगी, 900 रुपया पर स्टूडेंट के हिसाब से उनको रीइम्बर्स करेगी। अगर 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे एडमिशन कराते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट में शिफ्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको 1100 रुपये देगी पर स्टूडेंट के हिसाब से उस प्राइवेट स्कूल को। अब यहाँ पे ये जो स्कीम है कहाँ तक वैलिड है, इसका क्या रिस्पॉन्स रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बहुत विरोध भी हो रहा है कि एक तरह से देखा जा रहा है कि एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक तरह से रुख किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। तो देखते हैं इसका क्या क्या रिस्पॉन्स रहा है, पूरा डिटेल्स देखते हैं। जैसे कि ये जो स्कीम आया है उसमें शुरू शुरू में एक तरह देखा जाए तो 533 प्राइवेट स्कूल इसमें पार्टिसिपेट लिए थे इस स्कीम के जरिए। और ये जो प्राइवेट स्कूल थे ज़्यादातर कहाँ पे थे, विलेज में थे, स्मॉल टाउन्स में थे, जो कि इस स्कीम के अंडर उन्होंने अप्लाई करा हुआ था। लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इस स्कीम के अंतर्गत जो अथॉरिटी काम कर रही हैं, उन्होंने पाया कि 381 ऐसे स्कूल ही हैं जो कि एलिजिबल हो पाए इस स्कीम के लिए। टोटल 533 स्कूल्स पार्टिसिपेट किए हुए थे, लेकिन अथॉरिटी के द्वारा 381 को ही एक तरह से फाइनलाइज्ड किया गया। अब इसमें से देखते हैं जो 381 जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन्होंने टोटल सीट्स की बात करें तो 24,987 सीट्स को उन्होंने ऑफर किया था कि इतने बच्चे को, यानी इतने ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को वो क्या करेंगे, इनरोल करेंगे, एडमिशन लेंगे इस स्कीम के जरिए। बट फाइनली देखा गया, एक शॉकिंग डेटा यहाँ पे सामने आ रहा है कि 24,987 सीट्स में ओनली 1665 यानी 1665 बच्चे ही इसको प्रेफर किए, यानी उसमें गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में इतना ही बस बच्चे 1665 बच्चे ही इनरोल करा पाए। डेटा की बात करें तो 6.66% बस, ये अगर टोटल सीट्स अगर 24,987 हैं, उसका मात्र 6%, लगभग 7% बोल सकते हैं, उन्होंने इस गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ के प्राइवेट स्कूल में गए। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। जो वहाँ के हरियाणा स्टेट में बहुत सारे जो अध्यापक संघ है, टीचर का जो यूनियन चलता है, उन्होंने काफ़ी विरोध कर रखा है। वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा सरकार कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल छोड़ करके वो लोग प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चे जाएंगे तो उल्टे में रीइम्बर्स कर रही है, तो ये पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने का इशारा है। गवर्नमेंट को ये लोग बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सरकारी स्कूल को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, बजाय कि वो प्राइवेट स्कूल में भेज रही है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत, अगर इसकी बात करें, इतना कम बच्चे अगर सरकार उनको फ्री में दे रही है, एक तरह से सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट स्कूल में जाकर के इनरोल करा रहे हैं, तो उसके लिए पे कर रही है। इसके बावजूद भी इतने कम बच्चे शिफ्ट क्यों हुए, तो रीज़न अगर बहुत सारे वैलिड रीज़न बता सकते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बहुत सारे सरकारी स्कीम्स का लाभ मिलता है। सपोज अगर उनको क्या यूनिफॉर्म फ्री में मिल जाता है, टेक्स्ट बुक, जो भी उनकी जो पढ़ाई की किताबें हैं वो फ्री में मिल जाती हैं,
वर्कबुक्स फ्री में मिलते हैं, स्टेशनरी के सामान, स्कूल्स बैग्स, लंच वगैरह सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करी जा सकती हैं। लेकिन अगर हम लोग प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे तो सरकार मान लेते हैं कि वो फ़ी पे कर रही है, बट बाकी अदर चीज़ों को वो क्या कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और लेडी सरकारी स्कूल में वैसे बच्चे पढ़ते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये इतना कम इनरोलमेंट, इतना कम शिफ्ट होने का यही वजह एक हो सकता है, या फिर प्राइवेट स्कूल काफ़ी डिस्टेंस हो सकता है, बहुत सारी रीज़न है, ये आपका एक वैलिड रीज़न है। तो इसके रिस्पॉन्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं और हमारे जो अपोजिशंस लीडर हैं वो भी इस स्कीम का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। बट हालांकि हमको ये ध्यान रखना है, क्या है इस स्कीम का नाम, क्या है, चिराग स्कीम है। नेक्स्ट बात करें तो रंजीत रथ, जिनको क्या बना दिया गया है, ऑयल इंडिया का सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इनको बना दिया गया है। ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, सुशील चंद्र मिश्रा जी को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं। इनके कुछ बैकग्राउंड की बात करें तो ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के सीईओ भी रह चुके हैं और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं और भारत गोल्ड माइंस के भी एमडी रह चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट नेम याद रखना है कि ऑयल इंडिया के सीएमडी डेट मीन्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत राथ को बना दिया गया है। वो किसको रिप्लेस करेंगे, सुनील चंद्र मिश्रा जी को। नेक्स्ट बात करें कि तो आरबीआई का हाल ही में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा। आरबीआई ने क्या किया, अपना रेपो रेट को इंक्रीज किया है, रेज किया है 50 बेसिस पॉइंट से। अब ये कितना हो गया, 5.40। पहले कितना था, 4.9 था, और इसमें अगर हम लोग 0.5% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.4% अब हो गया है। तो इसका ये रेपो रेट, आरबीआई का न्यू रेपो रेट हमारा बढ़ गया है। और बात करें तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना है, 5.15% है। एमएसएफ एंड बैंक रेट रिवाइज कितना है, 5.65% ये देखा गया। बात कर लेते हैं तो अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ प्रोजेक्शंस आरबीआई के द्वारा कितना क्या है 2022-23 के लिए आपका 7.2% है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। तो 5.4% हमारा अब क्या हो गया है, आरबीआई ने चेंज कर दिया है, बढ़ा दिया है रेपो रेट को, 5.40 हो गया है। नेक्स्ट बात करें तो रविंदर टक्कर को क्या बना दिया गया, वोडाफोन आइडिया जो हम लोग शॉर्ट में वीआई बोलते हैं, इसका चेयरमैन इनको बना दिया गया है। ये किसको रिप्लेस करेंगे, ये हिमांशु कपानिया जी को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं और ये खुद क्या वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन बन गए। तो नेम बस याद रखना है, रविंदर टक्कर जी को वोडाफोन आइडिया का चेयरमैन बना दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो अमेजोन है, इसने क्या किया है, इंडियन रेलवे के साथ टाई अप किया है ताकि वो उनकी जो डिलीवरी है पैकेज है वो और बूस्ट हो सके और टाइम से पहुंच सके और उसमें काफ़ी तेज़ी आ सके। तो यहाँ पे जैसे इनकी जो ई कॉमर्स फर्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में जो भी छोटे छोटे शहर हैं वहाँ तक इनकी कनेक्टिविटी जा सके, वहाँ तक ये अमेजोन अपना सर्विस प्रोवाइड कर सके। इसी वजह से इन्होंने इंडियन रेलवेज़ के साथ एक टाई अप किया हुआ है ताकि इनकी डिलीवरी प्रोसेस और बेहतर हो सके, फास्ट हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट यही है, अमेजोन ने इंडियन रेलवे के साथ टाई अप किया है अपनी डिलीवरी पैकेजेस को काफ़ी बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करें, रसिया क्या बन गया है, इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला का सप्लायर बन गया है। जुलाई की बात करें, जुलाई के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है रसिया सबसे थर्ड लार्जेस्ट है और सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट कौन है, जो कि इंडोनेशिया है। भारत को इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा कोयला आते हैं, कोयला का आयात किया जाता है। सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीका है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, मोजाम्बिक, कोलंबिया और हमारा थर्ड नंबर पे हमारा क्या क्या है, रसिया आ गया है। अभी जो रसिया यूक्रेन का वार हो रहा था इसके बावजूद भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो लगभग 5 गुना ज़्यादा एक तरह से इंपोर्ट हुआ है हमारे इंडिया और रसिया के बीच में। तो लगभग $15 बिलियन का यहाँ पे कोल का एक तरह से आदान प्रदान हुआ है। तो रसिया हमारा तीसरा सबसे बड़ा कोयला का सप्लायर इंडिया के लिए बन गया है जुलाई के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज बनेगा। इंडियन नेवी की जो ऑफिसर हैं, क्रू मेंबर, जो नेवी की जो वोमेन ऑफिसर हैं, उन्होंने एक सर्विलांस मिशन था उसको पूरा किया। जो अरेबियन सी में, नॉर्थ अरेबियन सी में एक सर्विलांस मिशन हो रहा था, इसको पूरी की पूरी यहाँ पे केवल महिला ही टीम थी, एक तरह से वोमेन ऑफिसर थी। 5 महिला ऑफिसरों ने इस मिशन को अंजाम दिया और सक्सेसफुली इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। ये INAS 314 की ये लोग ऑफिसर हैं, 5 ऑफिसर हैं और जिन्होंने जिस एयरक्राफ्ट के माध्यम से इन्होंने एक मिशन पूरा किया, इस एयरक्राफ्ट का क्या नाम है, डॉर्नियर
2 to 8 एयरक्राफ्ट, इसी के जरिए इन्होंने इस पूरे मिशन को नॉर्थ अरेबियन सी। तो ये जो 5 ऑफिसर थी नेवी की, तो इन्होंने एक तरह से बोल सकते हैं कि एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। और अकेले, डेट मीन्स यहाँ पे और कोई मेल क्रू मेंबर नहीं था, ये 5 फीमेल ही ऑफिसर थी और इन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुल किया। 5 वोमेन कौन कौन थी? लेफ्टिनेंट कमांडर जो कि हेड कर रही थी, जिनका नाम क्या है? आंचल शर्मा, जो कि, और मिशन कमांडर एक तरह से पायलट बोल सकते हैं, लेफ्टिनेंट शिवांगी थी। लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते, ये लोग टेक्निकली सपोर्ट कर रही थी। पूजा पांडा हो गई, और सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत। ये 5 ऑफिसर, लेडी ऑफिसर मिलकर के इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। अभी नेवल स्टाफ के चीफ कौन है? एडमिरल हरि कुमार जी हैं। नेक्स्ट बात करें तो साउथ कोरिया ने अपना एक पहला मून मिशन इन्होंने लॉन्च किया है, और इसका नाम इन्होंने क्या दिया है? कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर, और इसको दूसरे नाम से भी जाना गया है यहाँ पे, दनौरी। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? फ्रॉम केप कैनावेरल इन फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। एक्चुअली ये जो मिशन है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ज्वाइंटली डेवलप है नासा और जो कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये दोनों मिल करके इस ज्वाइंटली मिशन पे ये काम कर रहे हैं। सैटेलाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेसएक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इनके द्वारा इसको सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया ये भी प्लान कर रहा है, प्लान टू लैंड इट्स ऑन स्पेस क्राफ्ट ऑन मून बाई 2030। 2030 तक ये अपना टारगेट बना रहा है कि अपना खुद का ये स्पेस क्राफ्ट मून पे 2030 तक ये लॉन्च कर देंगे। तो नेम दनौरी है, जो कि लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने अपना पहला मून मिशन, या फिर कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर भी बोल सकते हैं। स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट है 3rd एनिवर्सरी ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। 5 अगस्त 2019 को ये जो कश्मीर से जो हमारा धारा 370 था, आर्टिकल 370, इसको क्या कर लिया गया था? हटा लिया गया था। तो उसी का एक एनिवर्सरी बोल सकते हैं। तो अभी 3 साल, मतलब 5 अगस्त को कल इसका 3 साल कंप्लीट हो गया था। पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब इसको क्या 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर, और इसका दूसरा क्या है? लद्दाख में इसको 2 यूनियन टेरिटरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब क्या हो गया यहाँ पे 370 हट गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सारी स्कीम्स हैं या फिर डेवलपमेंट है, सारे काम यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे ये डेट इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे इसका 370 धारा को हटा लिया गया था जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट हमारा एक फॉर्मर बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन, जिनका नाम क्या है? जॉनी फैमेकॉन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 77 एज के ईयर में। ये मेलबॉर्न में ऑस्ट्रेलिया के थे। ये मतलब वर्ल्ड चैंपियन रह चुके थे। ही वॉज एसोसिएटेड विद प्रोफेशनल बॉक्सिंग फॉर मोर देन 20 ईयर। लगभग 20 साल से ज़्यादा तक ये बॉक्सिंग को अपना करियर दे चुके थे, इसमें अपना टाइम दिए हुए थे। इन्होंने 56 बार इन्होंने जीत हासिल करी हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बहुत जानी मानी एक तरह से एक प्लेयर थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे। नाम क्या होगा? जॉनी फैमेकॉन, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया के, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।